हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप भारद्वाज फिर से आ गया हूं अपना सेकंड वीडियो लेके अपने चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। दोस्तों, मैं आपसे वीडियो बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप जितना से जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों साथियों से कमेंट करके ये भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर ज्ञान के लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे के वीडियोस बनाने के लिए। तो आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। मैं कुलदीप भारद्वाज आ गया हूँ एक लक्ष्य, एक इरादे के साथ जो आपको दिलाएगा सरकारी नौकरी और आगे आने वाले कंपटीशन के लिए आपको और बेहतर तरीके से पढ़ने के नए तरीके के नोट्स। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, जो भी आपको यहाँ से कंटेंट मिल रहा है उसके ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए अपनी कॉपी में। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पीडीएफ नहीं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कर सकता थोड़े दिनों में पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाना शुरू करिए। एनसीईआरटी के साथ में बुक्स पढ़िए तो आपकी और नॉलेज कंप्लीट होगी। आगे जाके मैं अपना वाइट बोर्ड पे भी लेक्चर्स लेने जा रहा हूँ अगले महीने से, तो उस पर मुझे ज़्यादा सुविधा मिल रही ताकि मैं आपसे सीधे डायरेक्ट फेस टू फेस लिंक होकर बातचीत करके आपको पढ़ा सकूँगा। तो आइए देखते हैं अपने सेकंड पार्ट में। तो पिछले पार्ट में हम लोग अगर जाएंगे तो याद होगा, हमने बंगाल के गवर्नर और साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को देखा था। और उसके बाद अब आती है बारी भारत के गवर्नर, कैसे बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर बना। तो हमने देखा था बंगाल का गवर्नर कैसे गवर्नर जनरल बना था, उसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपको याद होगा। आप लोग कमेंट करके आंसर भी दे सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। उसके अलावा कैसे फिर वो गवर्नर जनरल बंगाल का भारत का गवर्नर बनता है, तो उसके लिए आज हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं। सेकंड वीडियो है आधुनिक भारत का इतिहास भाग 2। भाग 2 मीन्स ये है भारत के गवर्नर एवं वायसराय भाग का। इसमें मैं वायसराय अभी कुछ वायसरायस का डिस्कशन तक कर पाया हूँ, सेकंड मैं उसको ख़त्म करूँगा। तो भारत के गवर्नर एवं वायसराय यहाँ से मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन से गवर्नर आए। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं तो भारत के गवर्नर जनरल भारत के चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बने। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का गवर्नर जनरल का पद जो सृजित हुआ वो बंगाल के गवर्नर जनरल से कैसे वो भारत का गवर्नर जनरल बना, वो किस एक्ट के द्वारा बना, भारत के चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। ये इंग्लैंड की संस्था, जहाँ हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के अधीन थे, वहाँ के द्वारा क्या हो रहा था, चार्टर एक्ट पर्टिकुलर ईयर्स में 10 ईयर्स 7 ईयर्स में कुछ अंतराल में लागू किए जाते थे कुछ सुधार के साथ। तो जब अंग्रेजी सल्तनत हमारे ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी तो उसने क्या किया, बंगाल से मद्रास, मद्रास से मुंबई, पूरी प्रेसिडेंसी इस पे उन्होंने कब्जा किया। और कैसे वो पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं, तो उसी तथ्य पे उन्होंने अपना जो गवर्नर जनरल का पद था और विशाल रूप में भारत के गवर्नर जनरल, आप सोचिए कितना विशाल रूप, उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, तो उस पर पूरा उन्होंने शासन करना लगभग शुरू कर दिया। तो हुआ कि अभी कंपनी का शासन स्टार्ट नहीं हुआ था, ये बात याद रखिएगा। कंपनी का शासन 1857 की क्रांति के बाद शुरू हुआ। तो कंपनी का शासन समाप्त हुआ। वो कब हुआ, 1857 की क्रांति के बाद, जब हमारा पूरा अधिकार क्राउन मतलब प्रिंसेस के हाथों में चला जाता है। वहाँ से कंपनी का शासन ख़त्म होके हमारा पूरा क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से वायसराय का पद सृजित होगा, वो आप वीडियो में देखेंगे। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल जो आया बन के, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये कब से कब तक रहे, 1828 से 35। कार्यकाल आप याद रखिए, क्योंकि इनका कार्यकाल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राजा राम मोहन राय से इनका कनेक्शन बनता है। जब आप पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय को, मैं पढ़ाऊँगा, तो इनके बारे में ये कहा गया, ये 1803 में मद्रास में पहले गवर्नर रहे। तो ये पूछा जा सकता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहाँ का गवर्नर था इससे पहले, कहाँ का, उसको पोर्शन देखने के लिए कहा गया, मद्रास में 1803 में। बाद में बंगाल का भी उसने देखा है, तो पहले वो कहाँ रहा, मद्रास में, फिर कहाँ रहा, बंगाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पहले का। साथ ही साथ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये मैं बता ही चुका हूँ, चार्टर एक्ट के द्वारा इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इन्होंने एक अच्छा काम किया कि सती प्रथा उस समय बहुत प्रचलित थी, जिसमें राजा राम मोहन राय का नाम भी जुड़ता है।
उनके प्रयासों से इनके द्वारा ही इस प्रथा का अंत किया गया, क्योंकि ये अधिकार इन्हीं के पास था अंत करने का। तो 1829 से 30 लिखा हुआ है। आप लोग 29 ऑप्शन लगाएंगे जब भी ये पेपर में आएगा, लेकिन 29 से 30 क्यों लिखा हुआ है बेटा? 29 का मतलब होता है कि पहले इन्होंने बंगाल में शासन खत्म किया, सती प्रथा का अंत किया, फिर इन्होंने मद्रास और मुंबई में क्रमशः खत्म किया। तो 29 में इन्होंने बंगाल में ख़त्म किया था और 30 में इन्होंने मद्रास और बम्बई या मुंबई में इन्होंने समाप्त किया था। ठगी प्रथा का अंत इन्होंने 1830 ईस्वी में, इसके लिए इन्होंने कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया। ठगी प्रथा उस समय प्रचलित थी, तो उसका भी इन्होंने अंत किया 1830 में। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए ये पूछा जा सकता है इन्होंने किसको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए एक होता है पद दिया, जिसके द्वारा ये कंट्रोल किया गया। जैसे होता है कोई राज्यपाल है, वो अपने नीचे कोई मुख्यमंत्री है, वो अपने नीचे किसी मंत्री से कराता है, उसी तरीके से इन्होंने कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया था। अंग्रेज़ी शिक्षा का माध्यम जानते हैं आप, लॉर्ड मैकाले का तथ्य आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अंग्रेज़ी शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में आया। साथ ही साथ सरकारी सेवा में भेदभाव का भी अंत हुआ। सरकारी सेवा में भेदभाव उस समय जब ये मैकाले आया था, तो वो अंग्रेज़ी शिक्षा के साथ साथ भेदभाव उस समय एक शिक्षा में होता था कि हिंदुस्तानियों की हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा को तवज्जो नहीं मिलती थी, और हिंदी में और लोगों को, साथ ही साथ लोगों को क्या होता था कि अंग्रेज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी सरकारी पदों में और भारतीयों को नहीं दी जाती थी। तो इसने कुछ हद तक सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत करने का प्रयास किया। आते हैं अगले गवर्नर जनरल की तरफ, वो है चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ ये हैं 1835 से 1836। इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता का मतलब बेटा है कि कहीं समाचार पत्र मुक्ति नहीं देती समाचार पत्रों को, मतलब प्रेस पे कुछ कड़े नियम थे, उसको इन्होंने समाप्त किया, इसलिए इनको बोलते हैं समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। मतलब आपके लिए फ्रीडम जो थी एक्सप्रेशन की, वो थोड़ा सा इन्होंने अच्छी करी, इसलिए इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। यानी मैटकॉफ कौन है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता है। ये बहुत याद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ये कौन है जो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता था। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। जो आप लोग याद होगा शेरशाह सूरी के नाम पे बोल देते हो जीटी रोड। शेरशाह सूरी ने वो सड़क बनवाई थी पेशावर दिल्ली वाली, लेकिन उसका नामकरण जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो नामकरण लॉर्ड ऑकलैंड ने ही दिया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। 1836 से 42 में आए थे, इन्होंने जीटी रोड का नामकरण किया। साथ ही साथ आंग्ल अफगान युद्ध उस समय अफगानिस्तान के साथ चल रहा था, अफगानिस्तान के कुछ समूह के साथ। उस युद्ध का जो कार्यकाल है वो इन्हीं के समय था, 1839 से 42। इसलिए ये तथ्य पूछा जा सकता है कि आप आंग्ल अफगान युद्ध के समय कौन सा भारत का गवर्नर था? लॉर्ड कौन थे? ऑकलैंड थे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 44। सिंध का विलय 1843 में इनके समय हुआ। सिंध का रेजिडेंट चार्ल्स नेपियर को बनाया गया। सिंध का विलय 1843 में इनके समय हुआ। विलय इनके समय हुआ। सिंध का रेजिडेंट कौन था? चार्ल्स नेपियर को बनाया गया। चार्ल्स से लिख गया बेटा, उसको चार्ल्स कर लेना। और दास प्रथा का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दास प्रथा का अंत 1843 में किसने किया? दास प्रथा चलती थी, ठीक है, तो उस दास प्रथा का अंत इन्होंने किया, लॉर्ड एलनब्रो ने। ठीक, लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा का, बार बार मैं बोल रहा हूँ, दास प्रथा का अंत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। इन्होंने क्या किया? नरबली प्रथा का अंत, इसके लिए कैंपबेल की नियुक्ति की। नरबली दी जाती थी कुछ जगहों पे, तो इन्होंने इस कुरीति को भी समाप्त किया और इसके लिए इन्होंने कैंपबेल की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी बेटा? कैंपबेल की। तो हार्डिंग ने क्या किया? नरबली प्रथा का अंत किया, इसके लिए इन्होंने कैंपबेल की नियुक्ति की। अब आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, वो है लॉर्ड डलहौजी। इसका कार्यकाल है 1848 से लेके स्वतंत्रता संग्राम 1857 के 1 वर्ष पूर्व तक, समझे ना। और यही भाई साहब 1857 की क्रांति के मूल कारण बनते हैं। आप लोग अभी देखेंगे 56 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और 57 में क्रांति हो गई थी। तो ये सोचिए कहीं ना कहीं कारण रहे होंगे, कहीं ना कहीं क्या ये कारण थे ही, इनकी एक नीति आई थी। वो कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हड़प नीति इन्होंने यूज़ की थी। हड़प नीति मतलब इन्होंने राजाओं के राज्य हड़पना शुरू कर दिया, उनको विवश कर देते थे संधि के फलस्वरूप कि आपके राज्य हड़प लिए जाएंगे। तो 1857 की मूल क्रांति का कारण क्या था? हड़प नीति। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1857 की मूल क्रांति के कारणों में से बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसमें एक कारण ये भी था कि हड़प नीति मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसने लागू करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस में किया? सतारा में किया 1848 में। 1849 में इन्होंने संबलपुर को किया, 1849 में इन्होंने जैतपुर को किया, और उदयपुर मतलब ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, उदयपुर मध्य प्रदेश में 1852 में इन्होंने उसका अधिग्रहण किया। झांसी का 1853 में, नागपुर हो गया बेटा, नागपुर का 1854 में, अवध का 1856 में। तो आप ये याद जरूर कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले तो याद रखिए किसका किया गया है? सतारा का, और सबसे अंत में किसका किया इन्होंने? अवध का 1856 में किया। अवध मतलब अपना यूपी वाला पोर्शन जो है उसका इन्होंने किया। साथ ही साथ तोप खाने का इन्होंने एक निर्माण कराया मेरठ में। तो मेरठ के तोप खाने का निर्माण इन्हीं भाई साहब ने करवाया है। कौन? लॉर्ड डलहौजी। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कराया। सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित कराया बेटा इन्होंने? शिमला में स्थापित कराया। ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने इसको बनाया, शिमला को। एक ये भी पूछा जा सकता है कि शिमला में सेना का मुख्यालय भी बनाया, साथ साथ उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बोलते थे उस समय की। क्या बोलते थे? ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठंडा इलाका, तो जाहिर सी बात है ग्रीष्मकालीन में अच्छा रहेगा वहाँ पर जाना, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बना ली थी। रेल का प्रारंभ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1853 में मुंबई तथा ठाणे के मध्य किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। ठीक है, 1853 में। डाक टिकट 1854 में इन्हीं ने प्रारंभ किया। प्रथम विद्युत विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के मध्य किसने स्टार्ट करी? इन्हीं ने स्टार्ट करी। तो ये 3 क्वेश्चन बने, रेल का प्रारंभ 53, 54 डाक टिकट, और साथ ही साथ प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा इन्हीं ने स्टार्ट करी। चार्ल्ड का डिस्पैच जो कि विश्वविद्यालय से संबंधित था, 1854 ईस्वी में इन्हीं के समय आया। शिक्षा से संबंधित था, विश्वविद्यालय के लिए कुछ नियम थे शिक्षा में सुधार संबंधित, वो इनके समय 1854 में आया। 1850 में ये सिर्फ सोचिए सतारा, संबलपुर, जैतपुर में नहीं रुके, इन्होंने सिक्किम विलय भी कर लिया। सिक्किम जो किनारे बिल्कुल पोर्शन पे है, आप लोग जानते हैं नेपाल और भूटान के मध्य में सिक्किम राज्य जो बना, उसका विलय भी भारत में 1850 में इन्हीं ने किया। 1852 ईस्वी में इन्होंने पंजाब राज्य का विलय किया। पंजाब विलय मतलब राज्य तो भारत के अंदर ही था, भाग थोड़ी ना गया था। वहाँ के राजाओं को विवश करके इनकी बात मानने पर विवश कर दिया, मतलब हड़प लिया उनका राज्य अपने अंदर। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा, पंजाब में आप जानते हैं कि रणजीत सिंह और सब मार रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे भी एक विरासत रही है, तो उसको समाप्त करने का काम किया। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा का विलय करा लिया। तो ये सोचिए इन्होंने क्या क्या किया, ये सब तो करा ही करा। सिक्किम, पंजाब, बर्मा, इन सब का विलय भी इसी ने कराया है, क्योंकि ये हड़पने पे उदारू थे। हड़प नीति इन्हीं के द्वारा लाई गई, तो सब कुछ इन्हीं ने हड़पा है। ठीक है, तो याद रखना है। और यही कारण बनता है 1857 के क्रांति का। उसके जब कारण बताऊंगा उसमें मूल कारण यही है तुम्हारा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल है 1856 से 62। सबसे पहले याद रखना है कि ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे ये बेटा? अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 के समय ये गवर्नर जनरल थे। तो ये पूछा जा सकता है कि जब क्रांति चल रही थी 1857 की, तो उस समय गवर्नर जनरल भारत का कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ऑब्लिक में वायसराय पूछ देना तो भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन वायसराय का पद क्रांति के समाप्ति के बाद बना है, पहले भारत का गवर्नर जनरल ही था। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो बात बोली कि ये प्रथम वायसराय भी यही बने। क्या बने? प्रथम वायसराय। ये शब्द कहाँ से आया? 1858 के अधिनियम द्वारा, जब कंपनी का शासन समाप्त करके किसका शासन शुरू हो गया? क्राउन प्रिंस का शासन शुरू हो गया। इन्होंने एक अच्छा काम किया कि विधवा पुनर्विवाह 1856 में इनके समय पारित हुआ था। तो विधवा पुनर्विवाह इनके समय 1856 में पारित हुआ, इसको याद रखिएगा। अब याद क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि भारत में वायसराय पद बना 1858 के अधिनियम द्वारा।
भारत में वायसराय पद बना 1858 के अधिनियम द्वारा, याद करिए, इसको लिखिए, इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर जनरल जो पद था भारत से वो समाप्त हो जाता है और वायसराय शुरू हो जाता है। ठीक है। तो पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, 1858 से 62। तो पहला पॉइंट मैं बता ही चुका हूँ। प्रथम वायसराय 1857 की क्रांति इनके समय हुई। विधवा पुनर्विवाह मैंने बता ही दिया। और एक और याद रखिएगा, 1860 का भारतीय दंड संहिता, इसको आईपीसी जो बोलते हैं ना, आईपीसी की धारा, दंड संहिता, यही 1860 में इन्हीं के समय लाई गई। कब लाई गई? 1860 में लाई गई भारतीय दंड संहिता। किस वायसराय के अंदर? लॉर्ड कैनिंग के अंदर। और 1857 से हमारे को भारत में विश्वविद्यालयों का निर्माण शुरू हो गया। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय खोलने का प्रारंभ 1857 से शुरू हो गया। उसके बाद बेटा आते हैं लॉर्ड लॉरेंस, 1864 से 69। इन्होंने क्या किया? अफगानिस्तान के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मतलब हस्तक्षेप तो पहले ही वो कर चुका था डलहौजी, इन्होंने क्या किया? उसको और क्या छेड़ेंगे, वो तो मिल ही चुका था। मतलब उसके कुछ अधिकारों पे हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। इनके समय एक अकाल पड़ा था उड़ीसा एवं बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जिसकी वजह से इनको एक इस्तीफा भी देना पड़ गया अपना। तो ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा वायसराय था जिसके समय अकाल पड़ा और उसको अकाल की वजह से इस्तीफा देना पड़ा? वो कौन है आपका? लॉर्ड लॉरेंस है। और अकाल के लिए इन्होंने कैम्पबेल को जिम्मेदारी दी थी, अकाल का आयोग का अध्यक्ष बनाया हो, जो कुछ हो देखने के लिए, उसके लिए इन्होंने कैम्पबेल को जानकारी दी थी। और साथ ही साथ भारत यूरोप सीमा में, समुद्री सीमा में समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत भी इन्होंने करी है। भारत यूरोप में समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत इन्हीं के समय हुई। किसके समय? लॉर्ड लॉरेंस के समय। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो, 1869 से 72। बहुत इम्पॉर्टेंट, 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन बेटा ये नियमित नहीं थी, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन नियमित जो हुई वो 1881 में हुई, वो आगे मैं बताऊंगा अगले वाले में। वो रिपन ने कराई है, वो आगे आने वाला है। तो 1872 में पहली जनगणना इनके समय हुई, लेकिन साथ ही साथ ये नियमित नहीं थी। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई इनके समय। तो पूछा जा सकता है कृषि विभाग कब आया? 1872 में। किसके समय आया? लॉर्ड मेयो के समय आया। पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई। मेयो की पोर्ट पे हत्या कर दी गई। पोर्ट ब्लेयर में मेयो की हत्या कर दी। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वह कौन सा? जैसे कि कॉर्नवालिस की समाधि बताई थी मैंने गाजीपुर में, वैसे मेयो की इसने क्या किया है? पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई है। लॉर्ड लिटन, 1876 से 80। इसने क्या किया? 1878 में अकाल आयोग का गठन किया, स्ट्रैची को इसका अध्यक्ष बनाया। ठीक है, अकाल आयोग का गठन किया, स्ट्रैची को अध्यक्ष बनाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पास हुआ। भारतीय समाचार पत्रों पर इसने रोक लगा दी। तो वर्नाकुलर एक्ट जो कि रिलेटेड था 1878 ईस्वी में, समाचार पत्रों पर इसने रोक लगा दी कि भारतीय जो समाचार पत्र में विरोध कर रहे थे, इस कारण इसने चिढ़ के उसको रोक ही दिया बिल्कुल। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? समाचार पत्रों को रोक लगाना, इसने रोक लगा दी। 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी लिया है, बहुत क्रूर था। शस्त्र रखना अधिकार क्षेत्र से इसने मना कर दिया। शस्त्र रखना अधिकार गैर कानूनी कर दिया। ये पूरा नहीं लिखा है, इसको पूर्ण कर लीजिएगा। शस्त्र रखना अधिकार गैर कानूनी हो गया, कोई भी शस्त्र नहीं रख सकता था गैर कानूनी रूप से। सिविल सेवा परीक्षा में इसने 21 वर्ष से आयु घटा के 19 वर्ष कर दी। 21 वर्ष से कितनी कर दी? 19 वर्ष आयु कर दी। सिविल सेवा जो ISPCS आप लोग देते हैं, उसकी आयु 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दी। साहित्य जगत में इसे ओवन मेरेडिथ कहा जाता है। ओवन मेरेडिथ कहा जाता है क्योंकि ये बहुत क्रूर था, उसने पत्रचार सब बंद कर दिया था, इसको ओवन मेरेडिथ कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओवन मेरेडिथ की उपाधि किसको दी जाती है? लॉर्ड लिटन को। और अफगानिस्तान के प्रति इसने कौन सी नीति अपनाई बेटा? फॉरवर्ड नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? फॉरवर्ड नीति अपनाई। अब आ जाइए लॉर्ड रिपन में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का क्या कहा है? उद्धारक कहा है। क्योंकि इसने क्या किया? आप आगे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। भारत का उद्धारक किसको कहा जाता है? रिपन को।
किसने कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नाइटिंगेल कोयल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको भारत का उद्धारक कहा है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वायत्त शासन का जनक इसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। क्या किया इसने? जो नगर पालिका कार्यपालिका आप देखते हैं, इसकी शुरुआत इसी के समय से हुई, इसलिए इसको स्थानीय स्वायत्त का जनक कहा जाता है। 1881 में प्रथम जनगणना जो कि नियमित थी, इसके समय से ही स्टार्ट हुई। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, जिसमें कि बच्चों को कितनी उम्र तक के लोगों को काम करना है, कैसे काम करना है, क्या कार्यकाल होना चाहिए, ये अधिनियम 1881 में आया। 1882 में हंटर कमीशन जो कि शिक्षा से संबंधित था, वो इसके कार्यकाल में आया। 1882 में जाहिर सी बात है प्रेस का उद्धारक है, भारत का उद्धारक है, तो वर्नाकुलर एक्ट जो कि पिछले वाले भाई साहब ने, कौन थे वो जानते हैं आप लोग, उन्होंने समाप्त किया था, तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, उन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, 1882 में चल रहा वर्नाकुलर एक्ट इसने समाप्त कर दिया। और इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद एक आया था, इल्बर्ट बिल, उसको डिटेल में पढ़िएगा। उस बिल विवाद में विवाद होने के कारण इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। ये जहाँ पर थे उस कमेटी ने इनका इस्तीफा करवा दिया। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन। भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इनके समय हुई, क्योंकि इनका कार्यकाल 84 से 88 है। तो पूछा सकता है कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई किसने की थी? ये नहीं, उस समय गवर्नर वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, और तृतीय बर्मा युद्ध इनके समय हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जा सकता है 1885-90, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। आइए आज का आखिरी टॉपिक, आखिरी वायसराय देख लेते हैं। नेक्स्ट वायसराय अगले में देखेंगे, लॉर्ड लैंसडाउन। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आज यहीं तक रखते हैं। 1888 से 1894 इनके समय। 1881 में पहला भारतीय कारखाना अधिनियम, 10 साल बाद 1891 में लैंसडाउन के समय ही 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम आया? द्वितीय कारखाना अधिनियम आया। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा, जिसको डूरंट रेखा आप लोग बोलते हैं, जानते हैं ना, भारत अफगानिस्तान सीमा, डूरंट रेखा, वो इन्हीं के समय डिसाइड की गई। तो डूरंट रेखा के समय वायसराय कौन था डिसाइड करने वाला? लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि भारत अफगानिस्तान सीमा पर 1893 में डूरंट का निर्माण, मतलब डूरंट सीमा का निर्माण इनके समय हुआ। और साथ ही साथ भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में एक अधिनियम और आया, जैसे 1858 का अधिनियम था, वैसे 92 में एक अधिनियम इन्हीं के समय आया। तो दोस्तों समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। नेक्स्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे अपने बचे हुए वायसराय के साथ। तब तक के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और आगे से आगे इसको शेयर करिए, ताकि एक मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे से और अच्छे सिस्टम्स के साथ आपको लेक्चर्स दे सकूं। क्योंकि पीपीटी में बेटा समझाना उतना अच्छा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है जितना कि मैं बोर्ड पे अच्छे से समझा सकता हूं। तो अभी लॉकडाउन का पीरियड थोड़ा सा ओपन होने दीजिए, मैं बोर्ड और स्टैंडी कैमरे के साथ आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए भारत माता की जय। स्वस्थ रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैंने फिर से कहा है, माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।